तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। तो सबसे पहले इसके डायग्राम को समझ लेते हैं। लेट्स द मास ऑफ ए पार्टिकल इज m एंड इट इज कंटेन इन ए वन डायमेंशनल बॉक्स ऑफ लेंथ a हैविंग वॉल्स ऑफ इन्फिनिटी हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है एक वन डायमेंशनल बॉक्स है। ठीक है, वन डायमेंशनल मतलब उसके कोई एक ही है, या तो लेंथ है या ब्रेथ है या हाइट है। ठीक है, तो इसका हाइट दिया है इन्फिनिटी, तो ये मान लो ये आपका हाइट है, ये आगे की ओर जाते रहेगा, ये क्या है इन्फिनिटी है। ठीक है, इसका जो लेंथ है वो a है, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये क्या है आपका a है। ये आपको इसको मान लेते हैं x, यहाँ पे मान लेते हैं x, तो यहाँ x इज इक्वल टू 0, यहाँ x इज इक्वल टू a। ठीक है, और ये वाला लेंथ भी आपका ये वाला हाइट भी इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट डायग्राम। ये जो पार्टिकल है वो इनसाइड में है, ठीक है, आउटसाइड नहीं है। तो इनसाइड के लिए कुछ अलग केस होगा, आउटसाइड के लिए कुछ अलग केस होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें बोला गया है कि लेट इनसाइड द बॉक्स पोटेंशियल एनर्जी वी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके इनसाइड, ठीक है, अंदर में जो पोटेंशियल एनर्जी है वी या वी एक्स भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, एंड इट आउटसाइड द बॉक्स पोटेंशियल एनर्जी वी एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो बाहर कितना है वी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, अंदर 0 है बाहर इन्फिनिटी है। दोनों चीज़ को याद रखना, आगे यूज़ होने वाला है। ठीक है, अब अपन स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन को लेंगे। ठीक है, नाउ स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन इन वन डायमेंशन। देखिए यहाँ पे वन डायमेंशनल की बात हो रही है। ठीक है, हमारा बॉक्स कैसा है, वन डायमेंशनल है, तो स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन भी अपन वन डायमेंशन लेंगे। अब वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन कैसा होता है, ये सबसे पहले ये होता है स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, देखिए कंप्लीट होता है स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन। क्या रहता है, डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाय डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम इंटू ई माइनस वी बाई एच स्क्वायर इंटू साई इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे साई वेव फंक्शन है एक्स वाई जेड, तो एक्सिस से तीनों, पाई एम फॉर मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ई फॉर एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट, वी फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट, एच फॉर प्लैंक कांस्टेंट, साई वेव सेम वेव फंक्शन। तो सबको मैं बता दिया। तो वन फंक्शन मतलब वन डायमेंशन के लिए केवल x लेंगे, टू डायमेंशन के लिए x और y दोनों लेंगे, थ्री डायमेंशन के तीनों लेंगे। ठीक है, तो वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल, तीनों सबका कॉन्सेप्ट को समझ आ गया। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें ये बोला गया है, ये आपका कंप्लीट हो गया वन डायमेंशनल। कहाँ से वन डायमेंशनल आया, अपन x वाला ही ओनली लेंगे तो वन डायमेंशनल हो गया। अब यहाँ पे गया है वी आर टॉकिंग अबाउट इनसाइड द बॉक्स। ठीक है, अपन क्या बोल रहे हैं कि अपन इनसाइड बॉक्स फाइंड करेंगे। ठीक है, जो स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन का उसका इनसाइड बॉक्स के केस में लिए हैं, तो अपन ने यहाँ पे एज्यूम क्या था कि इनसाइड बॉक्स में v इज इक्वल टू क्या होगा 0। तो इस इक्वेशन जो वन डायमेंशन का इक्वेशन है, इसमें v इज इक्वल टू 0 डाल देंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो सिंपली ये v इसके साथ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ई माइनस 0 ई ही होगा, तो ये सिंपल यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा। तो हमारा जो नेक्स्ट स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन बनेगा वो डेल स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई बाई एच स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा अपन का इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पे जो कंप्लीट टर्म है, ठीक है, ये इतना पूरा ये थोड़ा सा अजीब दिख रहा है, तो इसको अपन क्या लेंगे, कोई एक वैल्यू ले लेंगे। मान लो के ले लिया, ठीक है, के स्क्वायर ले लिए, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ इफ़, ठीक है, इफ़ के स्क्वायर इज इक्वल टू 8 पाई स्क्वायर एम ई बाई एच स्क्वायर। इसका बाद में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिए, ये हमने एक एज्यूम कर लिया, तो ये आपका इक्वेशन 2 कैसे हो जाएगा, देन इक्वेशन 2 बिकम्स, ठीक है, ये हो जाएगा डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन 2 इस टाइप से कुछ दिखेगा, इसको इक्वेशन 3 दे देते हैं। अब अपन इक्वेशन 3 में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो जो हमारा इक्वेशन 3 है, द इक्वेशन 3 लुक्स लाइक एन ऑर्डिनरी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विच गिव्स द सोल्यूशन साइज इक्वल टू a sin के एक्स प्लस b cos के एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया गया है, ये बायो वाले के लिए। ठीक है, तो अगर किसी भी फंक्शन का 2 बार डिफरेंशिएट होता है, यहाँ पे डी स्क्वायर है मतलब 2 बार हुआ है, फिर उसके बाद 1 बार होता है, फिर उसके बाद नहीं होता, और इन लोगों के साथ एक एक कांस्टेंट रहते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अगर इस टाइप के अरेंजमेंट में कोई दूसरा इक्वेशन है तो वो भी क्या हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हमारे पास इक्वेशन 3 है। अब देखिए इसमें 2 बार किया गया है लेकिन 1 बार नहीं किया गया है। ठीक है, डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है, लेकिन सिंगल वाला नहीं है, तो सिंगल वाले के साथ 0 इंटू करके हम लोग यहाँ पर डाल सकते हैं।
यहाँ पे सिंपली फिर नहीं किया गया, ठीक है। तो ये और ये इक्वेशन दोनों एक ही जैसे दिखते हैं, तो जब इस इक्वेशन का सोल्यूशन ये होता है, ठीक है, ये आप देख लीजिए ना, इस इक्वेशन का सोल्यूशन इस टाइप से होता है। क्या होता है, जिसको डिफरेंशिएट करते हैं उतना इस साइड लिखेंगे इक्वल टू, अब पहले एक कांस्टेंट इनटू होता है, ठीक है। अभी कैसे आता है क्या आता है अभी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे एक कांस्टेंट रहता है, ठीक है। उसके बाद कॉस बीटा टी, यहाँ पे बीटा का वैल्यू यहाँ पी नॉट और पी वन पे डिपेंड रहता है, ठीक है। तो कॉस बीटा टी, और टी कहाँ से आता है, जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया जाता है, ठीक है। तो कॉस बीटा टी, तो इसी टाइप से यहाँ पे देखिए ए कॉस के एक्स, के ये और इन दोनों के हेल्प से आएगा के, और एक्स जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया गया है, और ए यहाँ पे ये कांस्टेंट, ठीक है। तो पहला टर्म कैसे आप समझ गए। सेकंड में एक अनदर कांस्टेंट रहता है, तो यहाँ पे बी ले लिया अपन उसके जगह, फिर साइन लेते हैं, साइन ले लिए, बीटा मतलब वही के और जीरो से आएगा तो के ले लिए, और टी फॉर जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, तो यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है इसलिए एक्स, यहाँ पे टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है इसलिए टी, ठीक है। तो इसका इक्वेशन इस टाइप से, सोल्यूशन इस टाइप से बनता है। तो हमारा जो इक्वेशन है उसको सोल्यूशन इस टाइप से कुछ बनेगा, या इसको अल्फा उसको इधर उधर भी कर सकते हो, तो इस टाइप से बन सकता है, ठीक है। तो अपन इसको लेके चलेंगे। तो आपको समझ आ गया कि ये वैल्यू कहाँ से आ गया, जिसमें क्या ए एंड बी आर कांस्टेंट, ठीक है, ए और बी क्या है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ अप्लाइंग स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन इन केस ऑफ पार्टिकल बीइंग आउटसाइड द बॉक्स, ठीक है। अब अपन यहाँ तक अपन क्या ले रहे थे कि जो पार्टिकल है वो इनसाइड है, ठीक है। तो पार्टिकल इनसाइड ही रहेगा, लेकिन आउटसाइड में केस में क्या रहेगा, ठीक है, इनसाइड है पार्टिकल। अब तब अपन थोड़ा सा आउटसाइड झाँक के देखते हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे किस तरह से अपन को इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले आउटसाइड द बॉक्स बोला है, तो अपन ने आउटसाइड द बॉक्स वी एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी लिया था, ठीक है। आउटसाइड क्या रहेगा, जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी रहेगा। इस चीज़ को अपन यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन जनरली ऐसे ही होता है, डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर ई माइनस वी, यहाँ पे ई फॉर एनर्जी वी फॉर पोटेंशियल इंटू साई इज इक्वल टू 0। ये होता है स्क्रॉडिंगर इक्वेशन ऑफ वन डायमेंशनल बॉक्स, ठीक है। तो इसमें जो वी का वैल्यू है क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि अपन आउटसाइड ले रहे हैं, ठीक है। पहले अपन इनसाइड देखे थे, अब थोड़ा आउटसाइड देख रहे हैं, वहाँ क्या केस है ये हमको पता करना है, ठीक है। तो वहाँ ऐसे देख रहे हैं, तो वहाँ पे अपन को मिला ये इक्वेशन, इसको दे दिया इक्वेशन 5। अब यहाँ से अपन को पता चल रहा है, देखिए अगर जब अपन इनसाइड जाते हैं तो पोटेंशियल 0 हो जाता है, आउटसाइड जाते हैं तो पोटेंशियल क्या हो जाता है, इन्फिनिटी। तो साई किस पे डिपेंड हो रहा है, साई डिपेंड हो रहा है एक्स के वैल्यू पे। अगर x 0 होगा तो साई भी 0 होगा, अगर x a होगा तो साई भी 0 होगा, अगर x 0 से a के बीच में रहेगा मतलब अंदर में रहेगा तो साई के कुछ वैल्यू रहेगा। अब आपको साई क्या है ये चीज़ पता नहीं होगा तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। मतलब साई मतलब होता है वेव फंक्शन। और वेव फंक्शन क्या होता है, आपका कोई एक एटम है, ठीक है, उसका न्यूक्लियस है, उसके चारों ऑर्बिट है, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 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 ठीक है। तो साई एक ऐसा इक्वेशन देता है, ठीक है, इसके हिसाब से कितने कौन सा ऑर्बिटल में उसका वैल्यू पुट करेंगे, तो एक ऐसा इक्वेशन देता है जिसके हेल्प से हमको पता चलता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अगर यहाँ पे n का वैल्यू पुट करें, ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ज़्यादा रहेगा कहाँ पे कम रहेगा, वो साई का जो इक्वेशन है स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन, उससे हमको पता चल जाता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम रहेगा, ठीक है। तो यही आपका साई है। तो यहाँ पे अपन क्या पता चल गया कि साई जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे, ठीक है। अगर x 0 होगा तो साई भी 0 होगा, अगर x 0 से लेके a के बीच में रहेगा, 0 से a के बीच में मतलब इसके अंदर, और a से दूर मतलब बॉक्स के बाहर, और 0 से कम मतलब फिर बॉक्स के बाहर, ठीक है। तो 0 से a के बीच में बॉक्स के अंदर जा रहा है, और 0 से बाहर और a से बाहर में बॉक्स के बाहर जा रहा है। तो साई किस पे डिपेंड कर रहा है, x के वैल्यू पे। अगर x का वैल्यू 0 रहेगा तो साई भी 0, अगर x का वैल्यू a रहेगा तो साई भी 0, और अगर x का वैल्यू 0 से a के बीच में रहेगा तो साई का वैल्यू कुछ कुछ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिपेंड हो रहा है। तो यहाँ पे क्लियरली अपन कह सकते हैं कि साई डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ x एंड वी कैन से दैट साई इज ए कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ x, ठीक है। साई किस पे डिपेंड हो रहा है, x के वैल्यू पे। और यहाँ पे क्या है, साई इज इक्वल 0 व्हेन x इज इक्वल 0, ठीक है। x जब 0 होगा तो साई 0 होगा, ये मैंने आपको बता दिया। और x इज इक्वल टू a रहेगा तब भी साई क्या रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब नाउ इन इक्वेशन 4, अपन का इक्वेशन 4 कौन सा है, ये वाला इक्वेशन 4, ठीक है। तो अपन इन इक्वेशन 4 पुटिंग x इज इक्वल टू 0, जब अपन x का वैल्यू 0 रखेंगे तो साई भी ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, ठीक है। पुटिंग x इज इक्वल टू 0 एंड साई इज इक्वल टू 0, ठीक है। x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो साई भी 0 हो जाएगा, ये आपको पता है, ठीक है। तो इन इक्वेशन 4 अपन को करना क्या है, अपन को ये आपका इक्वेशन 4 है, इसमें साई का वैल्यू 0 पुट करेंगे और x का वैल्यू 0 पुट करेंगे। तो जहाँ जहाँ साई है वहाँ 0, यहाँ पे x था तो x 0, यहाँ पे x था तो x को भी 0, ठीक है। तो अब हमारा इक्वेशन 4 किस तरह बन जाएगा, 0 इक्वल टू a साइन k 0 प्लस b साइन k 0, ठीक है। अब k इंटू 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा,
के इंटू जीरो तो ये भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन कैसे दिखेगा, जीरो इज इक्वल टू ए साइन जीरो प्लस बी कॉस जीरो, ठीक है। अब साइन जीरो होता है जीरो, कॉस जीरो होता है वन। तो हमारे क्वेश्चन किस टाइप से बन जाएगा, जीरो इज इक्वल टू ये अगर जीरो हो जाए तो इंटू हो तो ये भी जीरो हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा वन तो बी इंटू वन। तो हमको यहाँ से क्या पता चला, b इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो अपन को यहाँ से क्या मिल गया, b का वैल्यू जीरो। तो इसको अपन इक्वेशन 6 देते हैं और इसका आगे अपन यूज़ करने वाले हैं। अब अपन को b का वैल्यू मिल गया। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 4, हमारा इक्वेशन 4 ये है, ठीक है। इसमें आप कौन सा वैल्यू पुट करेंगे, b का वैल्यू क्या निकला था हमारे पास, b इज इक्वल टू जीरो निकला था, ठीक है। तो यहाँ पे b है, b की जगह जीरो पुट कर दिए तो इक्वेशन कुछ इस टाइप से बन जाएगा। अब ये जीरो से क्या इंटू हो रहा है, कॉस के एक्स, तो और सिंपल ये भी जीरो हो जाएगा। तो अपन के पास बचेगा साई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स, इसको दे देंगे इक्वेशन अपन 7, ठीक है। अब देखिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इन इक्वेशन 7 8 एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू ए के केस में भी साई जीरो आया था, ठीक है, वेयर साई इज इक्वल टू जीरो। ये चीज़ मैंने बताया था आपको कि एक्स इज इक्वल टू ए के केस में भी जीरो आएगा। तो हमारे इक्वेशन 7 कैसे बन जाएगा, साई का वैल्यू जीरो हो जाएगा तो इसका वैल्यू जीरो इज इक्वल टू ए की जगह ए, साइन की जगह साइन, के की जगह के और एक्स की जगह ए। तो ये हमारा बन गया इक्वेशन 8, ठीक है। अब इसमें आगे क्या हो सकता है, अब यहाँ पे हो सकता है ये ए को इधर ट्रांसफर करेंगे तो जीरो बाई ए हो जाएगा, तो सिंपल ये भी जीरो हो जाएगा। तो जीरो इज इक्वल टू साइन के ए, ठीक है। तो अब यहाँ पे जनरल फॉर्मूला, ठीक है, ट्रायगोनोमेट्री का जनरल फॉर्मूला होता है, उसको जनरल प्रिंसिपल को अपन अप्लाई करेंगे। तो अगर साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है, तो इसके केस में जो जनरल सोल्यूशन निकलेगा इसका, ठीक है, जनरल सोल्यूशन, ये क्लास 11 का मैथ्स है, ठीक है। तो ये थीटा इज इक्वल टू निकलेगा एन पाई, ठीक है, ये इसका होता है जनरल सोल्यूशन। यहाँ एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 कुछ भी लिख सकते हो। तो हमारे पास क्या है, साइन, इस पूरे को थीटा मान लेते हैं, इज इक्वल टू एन पे हो जाएगा। तो फर्दर क्या हो जाएगा, के ए इज इक्वल टू एन पाई, साइड में लिख देना जनरल सोल्यूशन, ठीक है, के ए इज इक्वल टू एन पाई। अब यहाँ पे ए का वैल्यू फाइंड करेंगे तो के का वैल्यू फाइंड करेंगे तो के इज इक्वल टू एन पाई बाई ए। अपन को ये के का वैल्यू मिल गया, इसको दे देंगे इक्वेशन 9। अब आगे बढ़ेंगे। नाउ अपन यहाँ पे के का वैल्यू मिल गया, के इज इक्वल टू एन पाई बाई ए, ठीक है। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन 7, हमारे पास इक्वेशन 7 ये था, तो यहाँ पे के का वैल्यू पुट करेंगे तो के इज इक्वल टू एन पाई बाई ए यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये साई इज इक्वल टू ए साइन एन पाई बाई ए इंटू एक्स, इसको दे देंगे इक्वेशन 7। अब यहाँ पे जो एन का वैल्यू है वो क्या हो सकता है, 1 2 3 4 एज इट इज़, ये क्या है क्वांटम नंबर्स, ठीक है। यहाँ एन इज इक्वल टू जीरो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट्स हमेशा रहते, मतलब सॉरी एटम के ऑर्बिट्स रहते हैं, जीरो ऑर्बिट वाला कुछ केस नहीं रहता, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं अपन, ये तो अपन को इक्वेशन मिल गया। अब यहाँ पे अपन को के का वैल्यू क्या मिला था, यहाँ पे के का वैल्यू मिला था एन पाई बाई ए, ठीक है। इसको अगर के स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई ए, ठीक है। और हमको के स्क्वायर का एक अलग वैल्यू अपन ने सब्स्टिट्यूट किया था, ठीक है। यहाँ पे देखिए के स्क्वायर इज इक्वल टू इतना कुछ ले लिया था, तो यहाँ पे दोनों को अपन इक्वेट कर देंगे, ठीक है। इसको लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। के स्क्वायर इज इक्वल टू अपन के पास क्या है, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाला चीज़ अपन सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 8 पाई स्क्वायर एम ई बाई एच स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे अपन को ई का वैल्यू चाहिए, ठीक है, ई फॉर एनर्जी, तो एनर्जी का वैल्यू चाहिए, तो अपन को ई को एक साइड रखेंगे, बाकी सबको इधर ट्रांसफर कर देंगे। तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच जाएगा उधर, तो एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई स्क्वायर एम के साथ ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये आगे फर्दर हो जाएगा, पाई स्क्वायर कट गया, बचेगा ऊपर में क्या, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 8 एम ए स्क्वायर। तो अपन का ई का वैल्यू अपन को यहाँ पे मिल गया, ठीक है। इसको दे देंगे इक्वेशन 11। तो अब अपन को यहाँ से टोटल 5 कंक्लूजन मिले हैं। तो पहला कंक्लूजन क्या था, ठीक है,
ई इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 8m a², ठीक है। तो यहाँ पे ई का वैल्यू अपन को ये चीज़ मिला था, जहाँ पे n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एज इट इज़ जो भी हो सकता है, लेकिन n इज इक्वल 0 नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो a है उसका वैल्यू क्या हो मैं बता देता हूँ। ये आपका एटम है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। तो पहले ऑर्बिट की डिस्टेंस a, दूसरा ऑर्बिट की a, ठीक है। तो ये जो ऑर्बिट का डिस्टेंस है उसको बोलेंगे अपन a, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे अगर अपन ई को अगर अपन को कांस्टेंट रखना है, ठीक है, क्या ई को कांस्टेंट रखना है, एन स्क्वायर ऊपर में है, ए स्क्वायर नीचे में है। अगर एन का वैल्यू बढ़ाते हैं तो ई को कांस्टेंट रखने के लिए ए का वैल्यू भी अपन को बढ़ाना पड़ेगा। मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट करें, एक दूसरे के इक्वल टू हैं, एक दूसरे को निपटाने की ताकत होनी चाहिए दोनों में, ठीक है। तभी ई का वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर ए बढ़ जाता है तो एन को बढ़ाना पड़ेगा, एन बढ़ जाता है तो ए को बढ़ाना पड़ेगा, तभी ई का वैल्यू रहेगा क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, फॉर E is equal to constant and should be balanced with respect to A, ठीक है। जैसे जैसे अपन को क्या बोलते हैं क्वांटम नंबर बढ़ाएंगे उस हिसाब से अपन को ये जो डिस्टेंस है उसको भी बढ़ाना पड़ेगा, तभी क्या रहेगा, ई कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब अगर ए इज इक्वल टू इन्फिनिटी रखते हैं तो एन इज इक्वल टू भी अपन को इन्फिनिटी ही रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका फर्स्ट कंक्लूजन क्या निकला, जैसे जैसे अपन को एन बढ़ाना पड़ेगा उस हिसाब से ए भी का वैल्यू भी बढ़ाना पड़ेगा, तभी क्या रहेगा, ई कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ये आपका फर्स्ट कंक्लूजन। अब हम जाएंगे सेकंड कंक्लूजन की ओर। सेकंड है एटम हैव सेवरल एनर्जी लेवल्स विद रिस्पेक्ट टू एन इज इक्वल टू 1 2 3। देखिए एन का जो वैल्यू होगा उसके हिसाब से एनर्जी लेवल का जो होगा वैल्यू होगा, ठीक है। तो एनर्जी का फॉर्मूला पर पास क्या था, एन स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर 8m² ठीक है। अब फॉर एन इज इक्वल टू 1, जब एन इज इक्वल टू 1 होगा तो E1 हो लेते हैं। अब एन की जगह हमारा रखेंगे तो एन का स्क्वायर 1 का स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 8ma², तो वैल्यू आएगा एच स्क्वायर बाई 8ma², ये E1 का वैल्यू आ गया, ठीक है। फॉर एन इज इक्वल टू 2, ठीक है, सेकेंड एनर्जी लेवल, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 8ma² इज इक्वल टू 4h² बाई 8ma²। फॉर एन इज इक्वल टू 3, तीसरे वाले के लिए थर्ड एनर्जी लेवल, इस टाइप से आपको जितना चाहिए उतना एनर्जी लेवल मिल जाएगा। तो 3 का स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 8ma² इज इक्वल टू 9h² 8ma², ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो इस टाइप से आप एनर्जी लेवल निकाल सकते हो। अब यहाँ पे एक और चीज़ जानने को है कि E1 और E2, ठीक है, फर्स्ट एनर्जी लेवल और सेकंड एनर्जी लेवल के बीच में जो डिफरेंस है वही डिफरेंस सेकंड और थर्ड के बीच में रहेगा, ठीक है। वही डिफरेंस थर्ड और फोर्थ के बीच में रहेगा, वही डिफरेंस फोर्थ और 5 के बीच में रहेगा। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो अपन के यहाँ सबसे पहले E2 माइनस E1 निकाल लेते हैं। तो क्या निकलेगा, E2 माइनस E1, तो E2 का वैल्यू है 4h² बाई 8ma² माइनस E1 h² बाई 8ma², तो इसका वैल्यू आएगा 8ma², ठीक है। एलसीएम तो ये आएगा, ये हो जाएगा 3h², ये दोनों के बीच में डिफरेंस। अब ये E3 माइनस E2 भी उतना ही आना चाहिए, ठीक है। तो E3 का वैल्यू है 9h² बाई 8ma² माइनस 4h² बाई 8ma² इज इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज़ जानने को है कि आपका फर्स्ट एनर्जी लेवल और सेकेंड एनर्जी लेवल के बीच में तो डिफरेंस है, और सेकेंड एनर्जी लेवल और थर्ड एनर्जी लेवल के बीच में तो डिफरेंस है, वो हमेशा सेम नहीं रहता, ठीक है, या सेम ही नहीं रहता, ठीक है। मतलब कंसेक्यूटिव जो एनर्जी लेवल्स हैं उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, ठीक है, वो हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता। जैसे कि यहाँ पे E2 माइनस E1 करेंगे तो E2 का वैल्यू ये, E1 का वैल्यू ये, इन दोनों को माइनस किए तो एलसीएम 8ma² आया, इन दोनों को फिर माइनस करने से 3h² आ गया, ठीक है। ये E2 माइनस E1 मतलब फर्स्ट और सेकंड के बीच में डिफरेंस। अब थर्ड और सेकंड के बीच में डिफरेंस निकालते हैं तो थर्ड का वैल्यू है 9h² बाई 8ma² माइनस सेकंड का वैल्यू है 4h² बाई 8ma², तो इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगा 5h² 8ma², ठीक है। तो ये दोनों इक्वल थोड़ी हैं, ठीक है, तो हमेशा अलग अलग आता है, ठीक है, एक ही डिफरेंस नहीं आता है। तो हियर E2 माइनस E1 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू E3 माइनस E2, ठीक है। तो अब अपन थर्ड कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं।
अब जो थर्ड कंसेप्ट है इसमें बताता है मिनिमम एनर्जी लेवल के बारे में, ठीक है। तो मिनिमम एनर्जी लेवल, ठीक है, अब हमको ये पता है कि n कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। n का वैल्यू क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, तो सबसे मिनिमम क्या होगा, फिर 1 ही होगा, ठीक है। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 1, सो मिनिमम एनर्जी लेवल इज, ठीक है। जब n का वैल्यू 1 रखेंगे एनर्जी के फॉर्मूला में, तो यहाँ पे n स्क्वायर रहता है, तो उसकी जगह a स्क्वायर लग देंगे, फिर h स्क्वायर a स्क्वायर एज इट इज, तो यहाँ पे हमको मिलेगा मिनिमम एनर्जी लेवल h स्क्वायर बाई 8 am, ठीक है। तो ये क्या है, मिनिमम एनर्जी लेवल, ठीक है। और इसको इसी को ही बोलते हैं 0 पॉइंट एनर्जी, ठीक है। तो आपको एग्जाम में पूछेगा तो आप ये बोल सकते हो कि द मिनिमम एनर्जी लेवल इज नोन एज 0 पॉइंट एनर्जी। For conclusion, the complete wave function can be obtained by the normalizing the wave function since the total probability of finding a particle within the box is 1, ठीक है। यहाँ पे ये बोला गया है। तो जो आपका वेव फंक्शन का जो इक्वेशन अपन को मिला था उसको एकदम कम्प्लीटली हम कब बनाएंगे, जब उसको नॉर्मलाइज्ड किया जाएगा। अब नॉर्मलाइज्ड का कॉन्सेप्ट आपको पता ही होगा, ठीक है। किसी भी फंक्शन को स्क्वायर करके जिसके रेस्पेक्ट में फंक्शन बना उसके हिसाब से इंटीग्रेट करने से वैल्यू आता है 1, ठीक है। और जो आपका प्रोबेबिलिटी है फाइंडिंग ऑफ पार्टिकल, ठीक है, वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, किसी भी चीज़ का प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम 1 होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितना है, 1। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द बोर्ड्स इंटरप्रिटेशन ऑफ द वेव फंक्शन द नॉर्मलाइजेशन ऑफ साई रिक्वायर्स दैट, तो हम अपन को साई का जो नॉर्मलाइजेशन करेंगे वो किस टाइप से हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी लिमिट साई स्क्वायर डेल एक्स इज इक्वल टू 1, ये आपका नॉर्मलाइज्ड हो गया, ठीक है। कि इसको इक्वेशन 12 दे दिए। अब यहाँ पे साई का वैल्यू पुट करेंगे। साई का वैल्यू अपन के पास था इक्वेशन 7 के हिसाब से a डैश साइन n पाई x बाई a, ठीक है। तो साई का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दिए और डेल एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है, इंटीग्रेट करने के बाद। अब देखिए यहाँ पे जो a है, देखिए ये स्क्वायर इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। तो जब ये इसके साथ होगा तो a स्क्वायर a डैश स्क्वायर हो जाएगा, जब ये इसके साथ होगा तो साइन स्क्वायर n पाई x बाई a हो जाएगा, ठीक है। तो ये a स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको बाहर निकाल देंगे, तो ये a डैश स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया और ये स्क्वायर ये वाला अंदर में बचा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो साई है वो किस पे डिपेंड कर रहा था, साई क्या डिपेंड कर रहा था आपके x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू a, ठीक है। इसी पे साई डिपेंड कर रहा था, मैंने आपको ये पहले भी समझा चुका हूँ, ठीक है। नाउ द वेव फंक्शन साई इज इक्वल टू इन्फिनिटी एट द बियॉन्ड x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू a, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 से उधर गया तो इन्फिनिटी हो जाएगा साई का वैल्यू, x इज इक्वल टू a के उधर गया तो इन्फिनिटी हो जाएगा साई का वैल्यू। सो द लिमिट बिकम, ठीक है। अब यहाँ पे लिमिट क्या है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, लेकिन ये तो एक्चुअली डिपेंड कर रहा है 0 और a पे, तो यहाँ पे 0 और a अपन सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे क्वेश्चन स्टेप्स कुछ बन जाएगा a डैश स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन 0 टू a लिमिट हो जाएगा साइन स्क्वायर n पाई x बाई a इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। हमारे क्वेश्चन कुछ इस टाइप से बन जाएगा। अब देखिए ये अंदर में इसको अगर इंटीग्रेट करने पे, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करने पे वैल्यू आएगा a बाई 2, ठीक है। इसको अपन आप साइड में कर सकते हो रफ वर्क में, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा a बाय 2, ठीक है। अपन के पास ये ऑलरेडी था तो इतना इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो ये a बाय 2 उधर जाएगा तो 2 बाई a हो जाएगा। अब a डैश स्क्वायर है तो a डैश का वैल्यू निकालने के लिए स्क्वायर को उधर ट्रांसफर करेंगे तो रूट हो जाएगा, तो सिंपली रूट a डैश का वैल्यू आएगा 2 बाई a, ठीक है। अब a डैश का अपन को यहाँ पे वैल्यू मिल गया, ठीक है। इस a डैश के वैल्यू को अपन इक्वेशन 7 में पुट करेंगे। हमारे पास इक्वेशन 7 ये था। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a डैश इन इक्वेशन 7, साई इज इक्वल टू a डैश साइन n बाई x बाई a, ये आपका इक्वेशन 7 है। इसमें अपन a डैश का वैल्यू पुट करेंगे, तो a डैश का वैल्यू क्या मिल गया, a बाई 2, ठीक है। रूट a बाई 2 यहाँ पे पुट कर दी, तो साई इज इक्वल टू रूट a बाई 2 साइन n बाई x बाई a हमारा क्या है, इक्वेशन 13 बना देते हैं, ठीक है। ये आपका कंप्लीटली नॉर्मलाइज्ड इक्वेशन है किसका, वेव फंक्शन का, ठीक है। तो अगर आपको इस टॉपिक का नोट्स चाहिए तो मेरे इंस्टाग्राम के पेज पे चले जाइए, वहाँ पे आपको इसका नोट्स मिल जाएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।